प्रणाम। वैसे तो मैं पहले भी आंतरायिक उपवास जिसको अंग्रेजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं और हृदयघात इसको अंग्रेजी में हार्ट अटैक कहते हैं और हिंदी में हृदयाघात कह सकते हैं। हृदय आघात मिला दीजिए तो हृदयाघात पर शायद 1 या 2 पोस्ट लिख चुका हूँ और शायद एक वीडियो भी बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी कुछ मित्र लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगड़म-बगड़म किसी अंग्रेजी, हिंदी अखबार की कटिंग चिपका देते हैं और फिर एक तरह से दबाव डालते हैं कि इस पर कमेंट कीजिए और फिर जब उनसे बात करने के लिए उनको उनसे संपर्क करो तो फिर गायब हो जाते हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो जेन्युइन कारणों से व्यस्त रहते हैं या वो नौटंकी करते हैं किसी अहंकारवश। भई कोई चीज़ आपने पूछी है और आपने खुद ही कहा है कि उस पर टिप्पणी दी जाए, तो फिर उस पर बात करना चाहिए। ख़ैर, तो मुझे लगा कि उससे बेहतर है कि एक और बातचीत बना दी जाए। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि मैं हमेशा लगातार कहता रहता हूँ कि जब भी कोई शोध होता है, जब भी कोई रिसर्च होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या ले रहे हैं आप और ट्रायल कैसे कर रहे हैं उसका और किस तरह से रिसर्च किया आपने। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप कुछ भी वेरिएबल से लेकर के मतलब सेलेक्टिव वेरिएबल से लेकर के सेलेक्टिव अप्रोच के साथ में आप जैसा आप चाहते हैं मनमाफ़िक आप परिणाम वाला रिसर्च पेश कर सकते हैं कि हमने ये रिसर्च किया, ये परिणाम आ गया। इसको प्रायोजित रिसर्च कह सकते हैं आप और बहुत होता है। अलग-अलग जो आपके हिडन एजेंडे होते हैं, उनके तहत प्लस जो कंपनियाँ होती हैं, वो कैसे प्रायोजित करती हैं, प्लस बहुत बार जो खास विचारधारा के लोग होते हैं, वो किसी खास विचारधारा को प्रायोजित करने के लिए इस तरह के रिसर्च होते रहते हैं, वो लगातार होते रहते हैं। हमें क्या करना होता है कि हमें इतना अधिक समझदार होना पड़ता है, हमें अपनी दृष्टि इतनी स्पष्ट रखनी पड़ती है कि हम ये समझ सकें कि जो जिस रिसर्च को हम पढ़ रहे हैं जो रिसर्च है उसके वेरिएबल्स क्या हैं, वो कितना ऑब्जेक्टिविटी को लिए हुए है और कितना वास्तव में वैज्ञानिक है। तो ऐसे रिसर्च की हमें बात करनी चाहिए, ऐसे रिसर्च का अध्ययन करना चाहिए। अब होता क्या है कि मान लीजिए 50 प्रकार के रिसर्च जो वैज्ञानिक रिसर्च हैं, बेहतर वेरिएबल्स के साथ में किए गए, हम उनका अध्ययन नहीं करते, बहुत गहराई पर अध्ययन नहीं करते। 1-2 जो प्रायोजित किस्म के जो रिसर्च होते हैं, उनको उठा करके हम बढ़ने लगते हैं। खैर, इस वीडियो पर मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्या गलत है, क्या सही है, कौन-सी रिसर्च कैसी है, कैसी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यही मतलब अधिकतर जो इस तरह की जो खबरें किसी भी बड़े अखबार में भी अगर अपने देश में छपती हैं, तो उनके कोई स्रोत नहीं होते हैं ख़ास, उनके स्रोत बहुत जेनुइन नहीं होते हैं, पता नहीं होता कि कुछ भी उठा करके कहीं से कुछ चिपका देते हैं, मालूम पड़ा कि कोई हेडिंग उन्होंने देख ली, हेडलाइन देख ली किसी रिसर्च की, तो उसी के आधार पर पूरा अपना 3-4 कॉलम का एक रिपोर्ट बना करके या खबर बना के चिपका दिया और उस 50, 100 या 150 पे जो पूरी रिसर्च होती है, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, कि वो कह क्या रहा है। बहुत बार हेडलाइन कुछ और होती है, भीतर कुछ और निकलता है या वो स्पष्ट करते हैं कि हमने कैसे-कैसे ट्रायल किए हैं, कौन-कौन से वेरिएबल्स लिए हैं, क्या हमारे किस प्रकार के हमारे मतलब जो ग्रुप्स थे ट्रायल के जिन जिन लोगों पर हमने ट्रायल किया, उनको क्या-क्या था।
उस पर हम जाते ही नहीं हैं कभी। अब किसके पास इतना धैर्य होता है या इतनी वैज्ञानिक समझ होती है कि वो 100 डेढ़ 100 पेज जो पृष्ठों का के रिसर्च का अध्ययन करे बैठ करके और फिर दूसरे भी अनेक रिसर्चेज़ का अध्ययन करे जो दूसरी बात कह रहे हैं। इसी में महीनों लगते हैं। तो इसलिए ये अलग किस्म की बहस है। अभी मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉमन सेंस लगाते हैं। हम जिसे अंग्रेजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग और हिंदी में आंतरायिक उपवास कहते हैं, बेसिकली उसे फास्टिंग कहा ही नहीं जाना चाहिए। दिन में 2 बार खाना फास्टिंग नहीं होता है। आप खा तो रहे ही होते हैं और विशेषकर जिसे फैशन में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें कैलोरी काउंट करते हैं। कुछ कैलोरीज़ हैं 5 या 10 कैलोरीज़ अगर नीचे का आप चीज़ ले रहे हैं, तो उसको फास्टिंग मानते हैं या आप कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उसको फास्टिंग मानते हैं या आप ग्रीन टी पी रहे हैं, तो उसको फास्टिंग मानते हैं या आप कुछ ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो उसको फास्टिंग मानते हैं। तो होता क्या है कि वो दिन में 2 बार आहार नहीं, दिन में 3-4 बार, 5 बार आहार लेते हैं और फिर भी उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के श्रेणी में रखते हैं। पहली बात तो ये फास्टिंग नहीं होती है, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं होती है, डरने वाली बात क्या है, दिन में 2 बार तो आप खा ही रहे होते हैं ना और अच्छा खासा खा रहे होते हैं। अब कॉमन सेंस में आते हैं कि क्या किसी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कॉफ़ी नहीं पीता है, ग्रीन टी नहीं पीता है, 5 या 10 कैलोरी वाला हिसाब नहीं रखता है, वो केवल वास्तव में केवल केवल और केवल 2 बार ही आहार लेता है या केवल और केवल 1 बार ही आहार लेता है। तो क्या इस प्रकार की फास्टिंग से आप हृदयाघात की ओर बढ़ सकते हैं? इस पर आइए थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाते हुए बातचीत करते हैं। हृदयाघात क्या होता है? ज़ाहिर है कि आपके हृदय में कुछ ब्लॉकेज होंगे। आपकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, वो संकुचित हो रही होंगी। उनके भीतर कुछ अ, ब्लॉक्स बन रहे होंगे। वो ब्लॉक्स कई चीज़ों के हो सकते हैं। कैल्शियम के हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं, उसके हो सकते हैं, अलग-अलग वो हो सकता है। आपकी रक्त वाहिनियाँ कड़ी हो सकती हैं, सिकुड़ने की ओर बढ़ सकती हैं। इन सारी चीज़ों का दिन में 25 बार खाने से या दिन भर कुछ न कुछ ठूँसते रहने से या 1 बार खाने से या 2 बार खाने से क्या रिश्ता हो सकता है? कोई रिश्ता नहीं है। इन सब चीज़ों का रिश्ता इस बात से है कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना व्यायाम करते हैं। आपका पाचन तंत्र कैसा है? आपके शरीर में जो जाता है, जो भी तत्व जाते हैं, जो आप खाते हैं, वो जो जाता है, उसका पाचन कैसे होता है, फिर उसका अवशोषण कैसे होता है, फिर अवशोषण का मतलब पहले जो आंतों द्वारा अवशोषण होता है, वो कैसे होता है, प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लस उसका शरीर उपयोग कैसे करता है और स्टोर कैसे करता है। इन सब चीज़ों से मतलब होता है। अब इन सब बातों का आप यदि दिन में 1 बार खाते हैं या 2 बार खाते हैं, कॉमन सेंस लगाइए, उससे बेहतर अवस्था में पहुँचेगा या खराब अवस्था में पहुँचेगा? भाई दिन भर कुछ न कुछ ठूँसे रहेंगे आप, कुछ न कुछ ठूँसते रहते हैं, तो आपका शरीर क्या है कि उसको पचाने में बिज़ी रहेगा। उसको पचाने में बिज़ी रहेगा, उसको अवशोषण ही करता रहेगा, उसको यहाँ-वहाँ भेजने में बिज़ी रहेगा। जगह कहीं नहीं मिली क्योंकि माल की आप सप्लाई लगातार करते रहते हैं, उसको आप कहीं सेट कर पाया, नहीं कर पाया, उसका उपयोग कर पाया कि नहीं कर पाया, उसको जहाँ पे जिस काम के लगना है वो लगा पाया कि नहीं लगा पाया, आपने अगली सप्लाई भेज दी। तो वो क्या करता है फिर यहाँ-वहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे उसको स्टोर करना शुरू करता है, जमा करना शुरू करता है, उसको यहाँ-वहाँ जहाँ भी जगह मिले, कहीं मिले उसको डालो बस इसको हटाओ, क्योंकि अगली अगली सप्लाई आ गई है। इससे पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। इससे पूरे शरीर में यहाँ-वहाँ जंक इकट्ठा होता है। इससे ही रक्त वाहिनियों में आपके ब्लॉकेज बनते हैं।
ये भी एक कारण है। आपके पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, कंधे में दर्द, यहाँ दर्द, बहुत प्रकार की समस्याएँ, बहुत प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं, बहुत प्रकार के जो नसों और हड्डियों के दर्द होते हैं, वो इन्हीं सब कारणों से पैदा होते हैं। तो खाना की संख्या कम भो आहार लेने की संख्या कम करने से लाभ होता है या अधिक होने से लाभ होता है? क्या रिश्ता हो सकता है भई आहार आहार की संख्या कम होने से हृदयाघात का क्या रिश्ता हो सकता है? अच्छा होगा और आप दिन में 4 बार ठूँस रहे हैं, 6 बार ठूँस रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या जो भी कैल्शियम की मात्रा या जिन चीज़ों के कारण भी ब्लॉकेज बनते हैं, जिन चीज़ों के कारण आपका रक्त वाहिनियाँ कड़ी होती हैं, उनकी मात्रा बढ़ा रहे हैं ना। आप जब भी कुछ खा रहे हैं तो ऑक्ज़ेलेट जा ही रहा है आपके अंदर। आप जब भी कुछ खा रहे हैं तो कुछ न कुछ जा ही रहा है और सवाल ये खड़ा होता है कि आप बहुत ऐसे तत्व होते हैं जो एक-दूसरे को काउंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अधिकतर जो रक्त वाहिनियों की जो कड़ी होने की जो समस्या आती है, जो और समस्याएँ आती हैं, उसमें मैग्नीशियम डिफिशियंसी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अपने देश में देख लीजिए बहुत लोगों को मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है या विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है और दोनों एक-दूसरे के संपूरक होते हैं। तो अगर ये व इसकी कमी है तो इसका प्रयोग नहीं हो पाता ठीक से कितना भी खाते रहिए, इसकी कमी है तो उसका प्रयोग नहीं हो पाता कितना भी खाते रहिए। और बहुत ऐसे और भी तत्व होते हैं जैसे ऑक्ज़ेलेट है बाकी चीज़ें हैं, अगर आप उनको अधिक खा रहे हैं, ओ भई आप हरी सब्जियाँ खा रहे हैं, आप पालक खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, सब में ऑक्ज़ेलेट होता है। पालक में तो बहुत ही अधिक होता है। अब जब आप इन सब चीज़ों को खा रहे हैं, तो जब भी आप ऑक्ज़ेलेट जाता है, तो वो मैग्नीशियम का जो अवशोषण होता है, उसको कम करता है। और भी चीज़ें होती हैं ऐसे और विटामिन डी कम है, तो वो वैसे भी कम होता है। करेला ऊपर से नीम चढ़ा मान सकते हैं। अब आप मैग्नी पहली बात तो ये है कि हम मैग्नीशियम वाली चीज़ें बहुत कम खाते हैं। आप अपना पूरा अधिकतर लोगों का अगर आप देख लें, जो भोजन पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उसमें मैग्नीशियम की आपूर्ति ढंग से हो नहीं पाती है। हम लोग तो ऐसा भोजन करते हैं कि पोटेशियम की आपूर्ति भी ढंग से नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस बना रहता है। तो अब ये चीज़ें होती हैं, देखिए अधिकतर लोगों में अगर आप देख लें, जितने भी लोगों का उच्च रक्तचाप होता है, वो ऐसा भोजन करते हैं कि उनके पहली बात तो मैग्नीशियम जितनी चाहिए उतना पहुँचता नहीं है, विटामिन डी की कमी होती है। दूसरा, मैग्नीशियम आप धूप में बैठे रहिए लेकिन यदि मैग्नीशियम आपके अंदर कम है, तो वो विटामिन डी का प्रयोग हो बहुत कम हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। वो एक-दूसरे के संपूरकता में आते हैं। कई प्रकार के और मैंने बीपी पर एक बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इतने प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं अगर हमको अपने हृदय को स्वस्थ रखना होता है। अब उनमें से कोई भी यदि हम ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो कम हो गया। तो अब आप दिन में 10 बार खाएँ या दिन में 1 बार खाएँ। यदि आप शरीर को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो आपके हृदयाघात नहीं किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका आहार की संख्या से कोई संबंध नहीं है। उसको आपके खाने की जो शैली है, उससे संबंध है। मान लीजिए कि आप दिन में 20 बार खाते हैं और शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, तो क्या मतलब है? आप मान लीजिए दिन में 1 बार खाते हैं या 2 बार खाते हैं और शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, उतना नुकसान नहीं है जितना दिन में 6 बार खाने से है, क्योंकि कम से कम आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो नहीं बढ़ा रहे हैं ना आपने। लेकिन फिर भी उतना फ़ायदा भी नहीं होगा आपको, क्योंकि आप शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें अलग हो गई। अब आते हैं एक और बात पर। होता क्या है कि जब भी लोग आंतरायिक उपवास रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, तो अधिकतर ये लोग जो है लोग किसमें रखते हैं, ये लोग वज़न कम करने के लिए रखते हैं, स्लिम होने के लिए रखते हैं, टोन कम करने के लिए रखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी वज़न कम करने या टोन कम करने को गोल बना करके आपको शरीर में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए।
आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, अपने शरीर को दक्ष बनाना है, अपने शरीर को समृद्ध करना है, अपने शरीर के भीतर के जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम करना है। इन सब चीज़ों को मुख्य उद्देश्य बना करके आपको अपने शरीर की जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करना चाहिए। आपकी जो खान-पान की जो शैली है उस पर बदलाव करना चाहिए। वज़न और तोन तो अपने आप कम हो जाएगी। अब होता क्या है कि चूँकि हमारा मुख्य उद्देश्य वज़न कम करना या तोन कम करना, मतलब सुंदर दिखना होता है। अब सुंदर दिखने का एक ज़माना था कि तोन निकली होती थी तो उसको सुंदर कहते थे। अब तोन पिचकी होती है उसको सुंदर कहते हैं। अब अलग-अलग होता है। जैसे कि अपने अपने समाज में जो गोरा है वो अपने आप को सुंदर मानने के अहंकार में जीता है। बहुत ऐसे समाज हैं जहाँ पर काले जो वो बहुत सुंदर माने जाते हैं। गोरे लोग सुंदर नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह की ये तो बहुत स्थानीय मनोविज्ञान की बात हो गई, कि आपकी दिमाग की कंडीशनिंग कैसी है। लेकिन शरीर का स्वास्थ्य हमारी आपकी जो ये कंडीशनिंग है उसके आधार पर तय नहीं होता है। वो तो ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर तय होगा। वो तो शरीर का जो अपना विज्ञान है, उसके आधार पर तय होगा। तो अब होता क्या है कि हम पतला होने के लिए हम एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरी बातचीत तो बहुत सौ लोगों से हुई है, 6-7 सौ 800 लोगों से हुई है पिछले 100 सालों में, स्वास्थ्य को लेकर के ही। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो फास्टिंग भी करते हैं तो उसमें और फिर केवल इतनी ही चीज़ खाएँगे, केवल यही खाएँगे, क्योंकि उनको जल्दी होना है। जैसे मैं जब यूट्यूब पे, फेसबुक जब वीडियोज़ देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, 10 दिन में 2.5 किलो वज़न कम कीजिए, 1 हफ्ते में 3 किलो वज़न कम कीजिए, ये खतरनाक है। औसतन 1 महीने पे अगर स्मूथ चलना है आपको, अगर स्वस्थ तरीके से चलना है, तो 2 से 3 किलो कुछ ऊपर-नीचे इतना वज़न घटना बहुत अच्छा है, पर्याप्त है 1 महीने में। इससे अधिक घटाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर आराम से चलेगा। और बहुत मैं देखता हूँ, जैसे मैं कोई वीडियो में कोई बात कहता हूँ तो बहुत लोग आके कमेंट करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो जा रहा है। अब मुझे पता नहीं कि वो उस चीज़ की गहराई समझ के कहते हैं या केवल डींगे मारने के लिए चले आते हैं कि नहीं हम भी ऐसे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब उनसे थोड़ी-सी और बात करो या बाकी चीज़ें और समझो तो लगता है कि अरे इन्हें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। शरीर का विज्ञान बहुत उथला नहीं होता है, बहुत सतही नहीं होता है। अब आप दिन में 2 बार आहार ले रहे हैं, जल्दी वज़न कम करने के लिए, जल्दी तोन पिचकाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि तोन पिचक गई तो हम स्वस्थ हो जाएँगे, वज़न कम हो गया हम स्वस्थ हो जाएँगे। तो आप खाने की मात्रा कम कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ खाने की संख्या कम कीजिए, आहार की संख्या कम कीजिए, मात्रा नहीं। मात्रा उतनी लीजिए जितना आप खर्च करते हैं, जितना आपके शरीर को आवश्यकता है, उतना लीजिए। जबरिया कम करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर हम में बहुत लोग क्या करते हैं कि खास किस्म की ही चीज़ें लेते रहते हैं हमेशा। तो आपके शरीर में जो 2, 4, 5 प्रकार के जो तत्व हैं उनकी तो संख्या बढ़ गई, बाकियों की संख्या है ही नहीं है आपके अंदर। तो बीमार रहेंगे आप, भले ही देखने में दुबले-पतले रहें आप। जो लोग दुबले-पतले होते हैं, आप देखते होंगे बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल 45 किलो के होंगे, 50 किलो के होंगे, 40 किलो के होंगे। बीसियों साल से इतने कम वज़न के होते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज़ होती है, उनका बीपी होता है। मैं अपने ही मतलब माता-पिता का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी माताजी का वज़न मुझे हमेशा एक जैसे चिड़िया जैसा वज़न हमेशा रहा है, कभी वज़न बढ़ा ही नहीं उनका वज़न। बहुत प्रकार की बीमारियों से ज़माने से ग्रस्त हैं वो। मैंने आज तक कभी भी अपने पूरे जीवन, जब से मैंने होश सँभाला है, जब से मैं 7-8 5, 6, 7 साल का 8 साल का हुआ हूँ, तब से लेकर के आज तक मैंने कभी भी उनको 1 मिनट के लिए भी स्वस्थ नहीं देखा। जबकि वो दिन में 2 ही मतलब बहुत बहुत कम खाती हैं और ख़ास किस्म की सब्जियाँ ही खाएँगी, हरी सब्जियाँ ही खाएँगी, ये नहीं खाएँगी, वो नहीं खाएँगी। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर आवश्यक तत्वों की आपूर्ति ही नहीं होती है। उनका वज़न कम रहता है, वज़न कम है उनका, लेकिन बीमार रहते हैं।
वज़न बढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि वज़न आपका कम है और आवश्यक तत्वों की आपूर्ति शरीर को आपको नहीं हो रही, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। केवल दुबला दिखना, पतला दिखना, स्लिम दिखना, ये अपने आप में कोई महान उपलब्धि नहीं होती है। आपकी तोंद नहीं होगी, लेकिन आपके शरीर के अंदर विसरल फैट बहुत अधिक हो सकता है। आपकी तोंद नहीं होगी, इसके बावजूद आपके शरीर में बहुत अधिक चर्बी हो सकती है। आपको तोंद नहीं होगी, आप देखने में स्लिम होंगे, लेकिन आप बहुत अधिक इंसुलिन रेजिस्टेंस से ग्रस्त हो सकते हैं। तो क्या फ़ायदा? इन सब चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे। वही मैंने कहा नहीं कि हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो जो ट्रायल के लिए जो लोग सेलेक्ट किए गए, उनकी श्रेणी क्या थी? वो क्या कर रहे थे? कैसे खा रहे थे? क्या खिलाया जा रहा था? हम इन सब बहुत जो जो बारीक जानकारियाँ हैं, जो ढेर सारे वेरिएबल्स हैं, उस पर कभी नहीं जाएँगे। उड़ता-उड़ता तीर पकड़ लेंगे और फिर उसके आधार पर बात करना शुरू कर देंगे। अब ये क्यों करते हैं? हम वास्तव में जानना चाहते हैं या केवल ये बताना चाहते हैं कि नहीं जो आप बता रहे हैं वो गलत है? एक जो अहंकार होता है वो कारण है, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं तो हमेशा सही जानकारी देने का, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जानकारी देने का ही प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। अब ये 2-3 प्रकार की समस्याएँ हो गई। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसी जीवन शैली में यदि आप दिन में 6 बार खा रहे हैं या 4 बार खा रहे हैं और दिन में 2 बार खा रहे हैं, 1 बार खा रहे हैं, तो अधिक बा खाने की संख्या अधिक होने वालों का हृदयघात की संभावना अधिक होगी। खाने की संख्या, आहार की संख्या कम रखने वालों के हृदयघात की संभावना कम होगी। उसी तरह की समान जीवन शैली अगर रख रहे हैं। मान लीजिए कि समान तरीके का खान-पान का एक ग्रुप दिन में 2 बार आहार ग्रहण करता है और दूसरा ग्रुप दिन में कई बार आहार ग्रहण करता है। आहार का मतलब सादे पानी के अलावा कुछ भी लें आप। ये नहीं कि पूरा दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल सब पूरा थाल सजा खा रहे हैं, उसी को आहार कहेंगे। ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। लोग दिन में 12 बार खाते हैं, दिन में 10 ठो चाय पिएँगे और जो है 2 बार, 3 बार बिस्कुट खाएँगे और कुछ न कुछ फल खाते रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएँगे, जूस पिएँगे, समोसा, कचौड़ी खाएँगे और कहेंगे खाना हम 2 ही बार खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं। अरे भैया आप 15 बार खा रहे हैं। तो ये इस भ्रम से बाहर निकलिए आप। ठूस-ठूस से खाने को ही भोजन नहीं कहते हैं, कुछ भी खा रहे हैं भोजन है। इलायची का दाना खा रहे हैं भोजन है। तो अब लोग क्या करते हैं उनको समझाओ कुछ तो गूगल सर्च करेंगे, अच्छा 5 कैलोरी से नीचे वाला नीचे वो फास्टिंग क्या अरे! आपको परिभाषा गढ़ने से क्या मतलब है? शरीर को स्वस्थ रखना आपका लक्ष्य है या परिभाषा उस परिभाषा के अंदर हम फिट हो रहे हैं कि नहीं इससे मतलब है। शरीर की अपनी परिभाषाएँ होती हैं, वो गूगल सर्च सर्च से नहीं आती हैं। अब ये गलतियाँ हो गई। अब हम लोग थोड़ा और एक किसी और बात में थोड़ा पीछे चलते हुए डिस्कस करते हैं। हाँ, अपने पूर्वजों की बात करते हैं। अभी भी जो लोग 45-50 साल की उम्र के होंगे और यदि उनका गाँव से रिश्ता रहा होगा, तो वो लोगों को याद होगा। अभी हाल की बात कर रहा हूँ मैं 25-30 साल, 40 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं। उसके पहले तो और ज़्यादा। लोग करते क्या थे? अब इसको जोड़िएगा कि दिन में कितनी बार खाते थे वो और फिर ये भी जोड़िए कि उनको कितना हार्ट अटैक पड़ा। लोग क्या करते थे, क्योंकि मिट्टी के तेल की सप्लाई बहुत कम होती थी, बिजली होती नहीं थी, लोगों के पास उसमें मुद्रा बहुत कम रहती थी और दूसरा अगर शाम को कुछ जला रहे हैं आप, लालटेन जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो कीड़े बहुत आते थे।
खाने में गिरते थे। तो लोग कई कारणों के कारण दूसरा आप बहुत वीडियोज़ देख सकते हैं जिनमें कहा जाता है कि नहीं सूर्यास्त होने के पहले खा लेना चाहिए। उसका पीछे कोई आधार नहीं है, आप सूर्यास्त के पहले खाइए, बाद में खाइए, कोई मतलब नहीं उसका, ख़ास कोई कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उसको भी ज़बरदस्ती तर्क घुसड़ करके स्वाद से जोड़ देते हैं उसको। शाम को जल्दी खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सूर्यास्त से जोड़ना अजीब बात है, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे सूर्यास्त होता ही नहीं है। सूर्यास्त रात में 12 बजे भी नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि रात को 12 बजे खाना खाना चाहिए उनको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़बरदस्ती की जिद नहीं पकड़ना चाहिए, है ना? वैज्ञानिक आधार पे बात करना चाहिए। जितना हमारी दायरा है, जो हमारा कुआँ है, उसी के अंदर गोल-गोल चक्कर मार करके उसी को दुनिया मान लेना गलत रहता है। शाम को जब आप सोने आते हैं तो उससे कम से कम 3-4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद नहीं, इतना अंतर देना चाहिए। मैं 4 घंटे को बोलता हूँ, कम से कम 4 घंटे। 3 घंटे भी ठीक माना जाता है, लेकिन मैं 4 घंटे मान के चलता हूँ। तो पहले लोग करते क्या थे, इन सब कारणों से शाम को जल्दी भोजन कर लिया करते थे। जब तक प्रकाश बना हुआ है तब तक खा पी करके मैं अपने यहाँ पे देखता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि शाम को 7 बजे खा लिया आपने। खाने के बाद लोग करते क्या थे, थोड़ा टहलते थे, गपशप करते थे। बहुत ऐसे गाँव होते थे जहाँ पर अगर मान लीजिए कि अंधेरी रात नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, तो युवक-युवतियाँ बाकी सब लोग जो है जो अ, प्रौढ़ लोग सब लोग खेल-कूद किया करते थे। एक-एक गाँव में कई-कई ग्रुप बन करके आपस में खेल-कूद करते थे। भोजन के बाद परिश्रम कर रहे हैं। भोजन के बाद बहुत लोग खेत निकल जाते थे। रात में कुछ देखने के लिए कुछ अ, रात में अगर पानी बरसना है तो देखना है कि भई मेरू ठीक है तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भोजन के बाद जानवरों की सेवा टहल करते थे। कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा के लिए करते थे। कुछ नहीं करते थे तो भी खटिया बाहर निकालना, बिस्तर लगाना, इसी पर भी बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। आज जैसा हिसाब नहीं होता था कि बिस्तर कहीं एक जगह पड़ा हुआ है तो जा कहीं पड़ के सो ना, बिस्तर का इंतज़ाम किया जाता था। भई खटिया निकाल के टाँग के बाहर लगाते थे या बिस्तर बिछाते थे, ऐसा पहले नहीं था कि स्थायी तौर पे बिस्तर बना हुआ है। कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च कर रहा है। बहुत जो आलसी आदमी होगा वो भी कुछ न कुछ खर्च कर रहा है। रात में सो गए, सुबह जल्दी उठते थे, 3 बजे 4 बजे उठ जा रहे हैं। उठने के बाद क्या कर रहे हैं? टट्टी करने के लिए जा रहे हैं। जो आदमी आलसी होता था वो भी 4-5 आने-जाने का 4-500 मीटर चलता ही था, 100-200 मीटर दूर जाता ही था। और जो लोग आलसी नहीं होते थे वो क्या करते थे कि वो डेढ़-डेढ़ किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं, फिर लौट कर के आ रहे हैं और जा रहे हैं तो फिर लगे हाथ कुछ न कुछ खेतों में करते भी आ रहे हैं। और जो लोग घर घर भी लौट के आ रहे हैं, तो फिर जानवरों की सेवा टहल कर रहे हैं। तो जानवरों की सेवा टहल कैसे होती थी? सबसे पहला क्या करेंगे आप जानवरों को पानी पिलाएँगे। पानी के लिए क्या करेंगे आप? आप या तो कुएँ से पानी निकालेंगे या बाल्टी दोनों हाथ में बड़ी-बड़ी बाल्टियाँ 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 लीटर की बाल्टियाँ लेकर के आप बहुत दूर तक जाएँगे और फिर वहाँ से पानी ढो कर के लाएँगे। कुछ लोग तो बाँस लगाते थे, आगे भी 1 बाल्टी, इधर भी 1 बाल्टी, 4-4 बाल्टियाँ लाद करके अपना 4 बाल्टियाँ कंधे में लादे हुए हैं और 2 बाल्टियाँ ऐसे, 6 बाल्टियाँ। इतना परिश्रम करता था आदमी। भोजन नहीं लिया हुआ है अभी तक। ये सब सुबह करके जानवरों को पानी पिलाएँगे आप तो ऐसा नहीं कि 1 बाल्टी निकाल के पिला दिए। जिन लोगों ने कुएँ से पानी निकाला है, उनको पता है कि सिर्फ़ 1 बाल्टी पानी निकालने में नानी याद आ जाती है। लेकिन उसमें के लोगों का इतना अभ्यस्त हो रहे थे कि सटासट पानी भरते थे। 15-15 बाल्टियाँ ऐसे ही भर देते थे, थकावट नहीं लगती थी उनको, इतना अधिक मजबूत रहते थे वो। छोटे-छोटे बच्चे, मैंने पानी निकाला है, छोटे में।
तो इतना परिश्रम करते थे। आज आप कितने भी ताकतवर हों, 2 बाल्टी पानी कुएँ से नहीं निकाल सकते हैं। आप हाँफ जाएँगे, साँस फूल जाएगी, आपको थकावट लगाएगी, आप पसीना छोड़ देंगे। इतना आसान नहीं है। लगता है कि गरारी से आसान हो जाता है, निकाल के देखिए कितना आसान होता है। फिर कोई-कोई कुएँ बहुत गहरे होते थे, उनसे पानी खींचना और 5-5 जानवर हैं, 3-3 2-2 जानवर हैं, वो खूब पानी पीते हैं। रात भर के प्यासे बैठे हुए हैं, खूब पानी पीते हैं। आप नान में डाल रहे हैं, पी रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, आ रहे हैं, नहा रहे हैं, पी रहे हैं। घर में आप जो है दिन भर के प्रयोग करके वो कर रहे हैं। महिलाएँ अगर बाहर नहीं नहा सकती तो अंदर उनके नहाने का आप पानी भर रहे हैं या खुद वो पानी भर रही हैं। खाना बनाने के लिए, घर के अंदर साफ-सफाई के लिए, इन सब बर्तन धोने के लिए कितनी बाल्टी पानी चाहिए होता था। ये भर रहे हैं आप। कपड़े धोने के लिए इतना सब परिश्रम कर रहे हैं आप। इनमें से बहुत बड़ा हिस्सा परिश्रम का किसी सुबह जागने के बाद बिना आहार लिए आहार के पहले हुआ करता था। कोई कितना भी जिम जाता हो, इतना परिश्रम नहीं करता है, जितना पहले का हर एक सामान्य आदमी आम आदमी करता था। किशोर बच्चे करते थे, 8-10 साल के बच्चे-बच्चियाँ करते थे। और खाना कितनी बार खाते थे? या तो 1 बार खाएँगे या 2 बार खाएँगे, बाकी नहीं। इतना सब होने के बाद कुछ लोग करते क्या थे कि घर में खाना खा लिया फिर खेत गए। कुछ लोग करते क्या थे तब भी नहीं खाएँगे, खेत जाएँगे और 12-1 बजे दोपहर में खाना खाएँगे। जिसकी जैसी अपना जिसने अपना जैसा तो जो लोग बाद में खाना खाते थे वो ज़्यादा लंबा चलते थे, जो लोग थोड़ा पहले खाते थे वो लोग थोड़ा कम चलते थे। लेकिन मेहनत बहुत करते थे। अभी भी लोग क्या है हम गाँव में रहते हैं बड़ा अहंकार आते हैं। अरे भई गाँव में रहने से आपकी ताकत नहीं बढ़ती है। गाँव में किस तरह से रह रहे हैं उससे ताकत बढ़ती है। आप गाँव में रह रहे हैं, सही परिश्रम नहीं कर रहे हैं, ताकत नहीं बढ़ेगी आपकी। शहर में रह रहे हैं, शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, ताकत बढ़ी हुई है आपकी। गाँव में सिर्फ़ इतना होता है कि आपका जो प्रदूषण होता है, जो वायु प्रदूषण है, जो जल प्रदूषण है वो कम है, तो उससे शरीर बचा रहता है, तो आपका सिस्टम और बेहतर होता है। बस बेस लेकिन आधार में बात क्या है? आधार में बात आपकी शारीरिक परिश्रम है और खाने की संख्या कम है। भई अभी तो क्या है कि आप जा रहे हैं कुछ थोड़ा-सा करेंगे, 1 कप चाय पी लिए, कुछ थोड़ा-सा करेंगे, बिस्कुट खा लिए, कुछ थोड़ा-सा करेंगे, पकौड़ी खा लिए, कुछ थोड़ा-सा करेंगे जो है कॉफ़ी पी लिए। पहले तो लोग नहीं करते थे ना, खेत निकल गए और ज़रूरी नहीं है कि उनको 12 बजे ही खाना जाके मिलेगा। खाना जब तैयार होगा 1 बजे पहुँचा, मान लीजिए खाना तैयार हो गया लेकिन खेत में जाके पहुँचाने वाला कोई नहीं है, तो वो खाना 2 बजे पहुँचेगा, 1 बजे पहुँचेगा। तो ऐसा नहीं था कि किसान वहाँ से जो लोग थे वो खेत से बवाल काटते घर आते थे। ना, तब तक काम करते रहेंगे, खाना 2 घंटे बाद ही सही, 1 घंटे बाद ही सही, क्या फ़र्क पड़ता है? तब भी तो लोग खाना दिन में 2 ही बार खाते थे भई। 12 बजे खाया, शाम को 6-7 बजे खाया, तो 18 घंटे का अंतर हो गया मोटा-मोटी। यही आज का आंतरायिक उपवास है। तो क्या पहले सबको हार्ट अटैक हुआ करता था? एक सीरियल सी किसी कोई की गई होगी फालतू फंड की कोई जो है वो तो उसके आधार पे यहाँ के ये अपने देश से किसी डॉक्टर ने अपना ज्ञान बाँट दिया, उसने बाँटा, नहीं बाँटा, कैसे दिया, कैसे नहीं दिया, वो इस पे चर्चाएँ पता नहीं क्या अंदर की बात है। उसने भी कुछ ठेल दिया अपना उस पर। अब ऐसे भी अपने यहाँ पे तो लोग हैं, नौकरी एक बार लग गई, एक बार नाम स्थापित हो गया तो पढ़ाई-वढ़ाई कोई नहीं करता। रिसर्च की बात छोड़िए, सामान्य पढ़ाई भी कोई नहीं करता। 20 साल पहले जो पढ़े होंगे उसी आधार पे अपना चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अपना सताई-वताई पढ़ लिए, अपना ऐसे ही शास्त्री निकाय से ऐसे सट-सट करके बस हो गया। इतना आप बताइए पहले कितने लोगों का भाई हृदयघात होता था? कितना लंबा और कितना सक्रिय, कितना शानदार जीवन जिया करते थे। जो भूखमरी से होने वाली मौतों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास खाना उपलब्ध था उनकी बात कर रहा हूँ, जो शारीरिक परिश्रम करते थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पहले भी जो लोग शारीरिक परिश्रम नहीं करते थे और किसी न किसी बहाने से दिन भर कुछ वो बीमार रहते थे, जल्दी मरते थे। तो हृदयाघात का रिश्ता आप क्या खाते हैं?
कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितनी विविधता में खाते हैं, आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करते हुए खाते हैं। इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है, ना कि आहार कितनी बार लेते हैं दिन में उसकी कम संख्या पर निर्भर करता है। शरीर जितनी अधिक बार आप खाते हैं, आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना उतनी अधिक रहती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत अधिक हानिकारक चीज़ होती है। अनेक प्रकार की बीमारियाँ आपका ट्यूमर, कैंसर, किडनी का गॉल ब्लैडर, लिवर और पाचन तंत्र, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एडीमा, हार्ट, फेफड़ा, सभी में इसका बहुत भयंकर योगदान होता है, सभी को डैमेज करने में। जब खाने की संख्या कम होती है तो कम से कम एक चीज़ में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस से या तो बाहर निकलने की ओर बढ़ता है या कम से कम बढ़ाता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा जहरीला आपके अंदर हो गया है तो वो स्थिर रहेगा। धीरे-धीरे कम होता भी हो सकता है लंबे समय पर। फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और यदि आप आवश्यक तत्वों की आपूर्ति कर रहे हैं, सलीके से खा रहे हैं, विविधतापूर्ण तरीके से खा रहे हैं, तो आपको आंतरिक उपवास से फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है, इसका हृदयघात से कोई रिश्ता नहीं। अब आप मालूम पड़ा दिन में 2 बार खा रहे हैं या दिन में 1 बार खा रहे हैं, शारीरिक परिश्रम आप कर नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा, डेढ़ घंटा के लिए आप टहल लिए, दिन भर में 5-10 किलोमीटर थोड़ा टोटल चल लिए कुल मिला कर के और आप मक्खन जो है 4 चम्मच पेल रहे हैं, घी खूब ठूँस रहे हैं, खूब मीठा खा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से या आप केवल लौकी-लौकी खा रहे हैं, केवल यही चीज़ खा रहे हैं, शरीर को विभिन्न प्रकार के तत्वों की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप बीमार बने रहेंगे। आपको डायबिटीज़ भी रहेगी, आपको बीपी भी रहेगा, आपको ये भी रहेगा, आपको वो भी रहेगा, सब कुछ रहेगा आपको। तो इसका दोष आपके तौर-तरीके का है, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं उसका है। इसका दोष दिन में आहार की संख्या का नहीं है। पाचन तंत्र कैसे सही होगा आपका, जब दिन भर खाते ही रहेंगे आप। और अगर पहले जाते हैं हम, तो पहले तो मालूम पड़ा कि आदमी को दिन में 1 बार भी खाना नहीं मिलता था ढंग से और पीछे जाएँगे तो पहले मालूम पड़ा आदमी 2-2 3-3 दिन बिना खाए रह रहा है। तो प्रकृति ने जो हमारा आपका शरीर है वो डिज़ाइन किया है ऐसा, कि हम कई-कई दिनों तक भी बिना खाए रह सकते हैं। लेकिन फिर जब खाना मिले तो हमको पूरी तरह से खाना खाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं 24 घंटे में 1 बार पूरा भोजन लेता हूँगा और फिर थोड़ा कुछ नहीं, मैं 1 बार भोजन लेता हूँ, बाकी केवल सादा पानी लेता हूँ मैं और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं 1 बार खाता हूँ तो बहुत अधिक खाता हूँ, मतलब उतना खाता हूँ कि मेरे शरीर को सभी आवश्यक तत्वों की आपूर्ति हो जाए, खाने की मात्रा में कमी नहीं रखता हूँ। बढ़िया से खाता हूँ, अच्छे से खाता हूँ। तो ये शरीर को इससे मतलब नहीं है कि आप दिन में 1 बार खा रहे हैं या 2 बार खा रहे हैं। शरीर को इससे मतलब है कि आप जो खा रहे हैं, उसमें आवश्यक तत्व हैं कि नहीं हैं, उन तत्वों की मात्रा कितनी है। और हम में से बहुत लोग जो भोजन करते हैं, उसमें विटामिन ए की मात्रा हमेशा कमी रहती है। विटामिन बी12 रहता ही नहीं है, बहुत कम रहता है। ऐसे और भी बहुत तत्व जो रहता ही नहीं है। हमारा फ़ोकस कहाँ रहता है, या तो हम मीठा खाते हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं। अरे भाई और भी बहुत प्रकार के तत्व होते हैं। शरीर को सब चाहिए होते हैं, आपको भी खाने हैं। तो आंतरिक उपवास का हृदयघात से हृदयघात होने से वैज्ञानिक रिश्ता नहीं होता है। यदि कोई रिसर्च ऐसी कह रही है
तो पहले चेक कीजिए कि उसके वेरिएबल्स क्या हैं, रिसर्च कैसे की गई है, ट्रायल कैसे किए गए हैं, जो जिन व्यक्तियों को ट्रायल ग्रुप में चुना गया है, वो ग्रुप्स कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं और क्या सभी ग्रुप्स में समान वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं और वो जो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं, वो कैसे हैं? इन सब चीज़ों का गहराई से अध्ययन अध्ययन करने के बाद फिर आप किसी चीज़ को नकारिए या स्वीकारिए। नहीं तो कॉमन सेंस लगा लीजिए। जिन कॉमन सेंस की बात अभी की, शरीर अपना शरीर प्रकृति ने डिज़ाइन किया है। आप कई-कई दिन तक सफलतापूर्वक उपवास रह सकते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार आहार लेने से आपको हृदयाघात होता है, मान लेते हैं। तो नवरात्र वगैरह जिस समाज ने करे हुए हैं, जो 9 दिन उपवास नहीं रहना है या हर हफ्ते कुछ न कुछ उपवास नहीं रहना है और पहले का जो उपवास होता था, वो आज जैसा नहीं होता था कि ठूँसते जा रहे हैं, ये नहीं खाएँगे लेकिन ये खाएँगे, ज़्यादा खा रहे हैं सामान्य दिनों की तुलना में ज़्यादा ठूँसते हैं, वैसा उपवास का मतलब पानी होता था। और कुछ उपवास तो ऐसे होते थे जिनमें पानी भी नहीं पीना होता था। तो क्या वो सारे लोगों को 25-30 साल की अवस्था में हृदयाघात पड़ता था क्या? शरीर में अगर कोई बीमारी होती है, कोई समस्या होती है, तो वो या तो इन्फ्लेमेशन के कारण होती है, जंग के कारण होती है, मिनरल तत्वों की कमी के कारण होती है, पाचन सही नहीं इसके कारण होती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है इसके कारण होती है, रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे इसके कारण होती है। चीज़ों को शरीर आपका जिन जो आप तत्व गए तो ये सब कच्चा माल होते हैं जिनको शरीर फिर बदलता है, ढेरों प्रकार की अलग-अलग चीज़ों में बदलता है, ढेरों प्रकार के एसिड्स इसमें, उसमें बदलता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपके पास शरीर उसमें उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। इन सब चीज़ों का कारण होता है। अब इन सब चीज़ों का खाने की संख्या कम होने से क्या रिश्ता है? खाने की संख्या कम करने से शरीर बेहतर होता है क्योंकि उसको अपने भीतर मेंटेनेंस करने का, अपने भीतर चीज़ों को चलाने का, उसको बेहतर अवसर मिलता है। बहुत ऐसी शोधें हो चुकी हैं, अच्छे मतलब जेनुइन वेरिएबल्स के साथ में शोधें हो चुकी हैं, लगातार हो रही हैं। वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ में रिसर्चेस हो रही हैं। शरीर को आवश्यकता होती है कि आप उसको समय दें, ताकि जो खाया गया है उसका वो इस्तेमाल करे, उसको ठीक से सेटल करे। और जो बार-बार आपको क्रेविंग होती है, बार-बार आप खाने की इच्छा होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपका शरीर शुगर बेस्ड हो चुका होता है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हो चुका होता है। आपका शरीर जानता ही नहीं है कि वो ईंधन के लिए कार्बोहाइड्रेट, शुगर के अलावा भी कहीं कुछ और प्रयोग कर सकता है। तो कितना भी खा लीजिए जहाँ वो चूँकि अब शरीर के अंदर प्राकृतिक तौर पर कार्बोहाइड्रेट और उसका ईंधन के तौर पर जो स्टोरेज होता है बहुत कम होता है। तो वो खर्च हुआ आपको फिर से क्रेविंग होती है, भले ही कितना ठूँस चुके हों, वो खर्च हुआ फिर क्रेविंग होती है, भले ही कितना ठूँस चुके होते हैं। अगर आपका शरीर शुगर बेस्ड होना ही होता तो शुगर के लिए स्टोरेज ज़्यादा होता, प्राकृतिक तौर पर नहीं है, कम है। अब ये मत कहिएगा कि प्रकृति ने जानबूझ के ऐसा करा हुआ है। अरे भई क्यों? जब उसकी सारी चीज़ें इतना व्यवस्थित हैं, इतने अच्छे तरीके से डिफाइंड हैं, तो ये गलती क्यों करेगी वो? नहीं, क्योंकि हमारा आपका शरीर डिज़ाइन ही ऐसा है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करोड़ों वर्षों में डिज़ाइन हुआ है। अभी आज जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, अगर यही जीते रहेंगे तो आगे चल कर के लाख 2 साल, 50,000, 1 लाख साल बाद हमारा आपका शरीर कुछ और तरह का बन सकता है।
हमारा जो डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसपे बदलाव हो सकते हैं। चलिए, मैंने सोचा कि इस पर कुछ बात रख देते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने समझना चाहा होगा, उनकी समझ में आ गया होगा और जिनका उद्देश्य समझना नहीं होगा, उनको कम से कम कोई और तो समझा नहीं सकता उन्हें, जब तक वो खुद नहीं समझना चाहेंगे। चलिए, चलते हैं, फिर मिलते हैं। प्रणाम, जय सिया राम, जय राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ जीवन जिएँ, आपका परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उनका भी जीवन शुभ रहे। जय हो।